नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कोविड को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश आज से लागू। एयरपोर्ट पर रैंडम होगी कोविड जांच। क्रिसमस और न्यू ईयर ईव को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस आज होंगी जारी। गरीबों को 1 वर्ष और मिलता रहेगा मुफ्त राशन। केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन योजना 1 वर्ष के लिए फिर बढ़ाई। 81 करोड़ 35 लाख लोगों के मुफ्त राशन पर खर्च होंगे 2 लाख करोड़। वन रैंक वन पेंशन के प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी। फैसले से करीब 25 लाख पेंशन भोगियों को होगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी सरकार सशस्त्र बलों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर गिरफ्तार। वीडियोकॉन आईसीआईसीआई बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने की कार्रवाई। और दूसरे टेस्ट की पहली पारी में भारत ने बनाए 314 रन। ऋषभ पंत ने 93 और श्रेयस अय्यर ने खेली 87 रनों की पारी। बांग्लादेश पर पहली पारी के आधार पर 87 रनों की बढ़त की हासिल। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा रक्षा बलों के कर्मियों और परिवार पेंशन धारकों के लिए वन रैंक वन पेंशन के प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिए जाने के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस फैसले से करीब 25 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। ओआरओपी का लाभ परिवार पेंशन धारकों के साथ युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं और दिव्यांग पेंशन धारकों को भी मिलेगा। ये 1 जुलाई 2019 से प्रभावी होगी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि राष्ट्र सेवा में जुटी हमारी सेना देशवासियों के गर्व का प्रतीक है। उनके कल्याण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों के लिए ओआरओपी के तहत पेंशन प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के परिणाम स्वरूप 8,450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय होगा। जुलाई 2019 से जून 2022 तक पेंशनरों को बकाया के रूप में 23,638 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का निर्णय लिया गया और केंद्र सरकार ने इसको 7 नवंबर 2015 को डिफेंस फोर्सेस के कार्मिकों एवं फैमिली पेंशनर्स के लिए वन रैंक वन पेंशन की स्कीम को लागू करने के निर्देश जारी किए और इसे 1 जुलाई 2014 से प्रभावी ढंग से लागू किया गया। आज जब इसमें रिवीजन हुई है तो इसका लाभ कितने लोगों को मिलेगा? 1/7/2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए पर्सनल जो हैं उनको मिलाकर अब इसकी संख्या 25,13,002 डिफेंस पर्सनल्स और फैमिली पेंशनर्स की हो जाती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गरीबों को मुफ्त अनाज बांटने का फैसला किया गया। इसमें यह तय किया गया कि 81 करोड़ 35 लाख गरीबों को 1 साल तक खाद्यान्न उपलब्ध कराने पर पड़ने वाले करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक बोझ को केंद्र सरकार खुद उठाएगी। खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों को मुफ्त में अनाज देने का ऐतिहासिक फैसला किया है। फिलहाल इस कानून के तहत लाभ पाने वाले लोगों को अनाज के लिए 1 से 3 रुपए प्रति किलो का भुगतान करना पड़ता है। सरकार का ये फैसला उस समय आया है जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 31 दिसंबर को खत्म होने वाली है। कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों को मुफ्त अनाज बांटने की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई थी। हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अनुसार जो अनाज लोगों को देती है उसके लिए चावल पर 3 रुपए, गेहूं पर 2 रुपए और मोटे अनाज पर 1 रुपए हमारे गरीब भाई बहनों को भी भुगतान करना पड़ता है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला ये लिया है
कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, ये अब मुफ्त में, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी देश भर में। कोविड को लेकर हवाई यात्राओं के लिए तैयार की गई नई गाइडलाइंस यानी कि दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों का आज से रैंडम कोरोना वायरस परीक्षण किया जाएगा। ये कदम नागर विमानन मंत्रालय द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों के अनुसार उठाया जा रहा है। एडवाइजरी में कहा गया है कि हवाई अड्डा परिचालकों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की रैंडम जांच के लिए आवश्यक ढांचा तैयार करना होगा। चालक दल के सदस्यों को इसके लिए चुने गए यात्रियों को हवाई अड्डे में स्थित जांच सुविधा तक लाना होगा। चीन और कई अन्य देशों में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बीच सरकार ने प्रत्येक उड़ान में कुल यात्रियों के 2% का आगमन के बाद हवाई अड्डे पर रैंडम परीक्षण कराने का फैसला किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विश्व स्तर पर कोविड के मामलों में वृद्धि और आने वाले त्योहारों और नए साल के जश्न को ध्यान में रखते हुए आज दिशा निर्देश जारी करेगा। इसी के मद्देनजर शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारी और कोविड-19 टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन संयंत्रों, वेंटिलेटर, रसद और मानव संसाधनों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही बुनियादी ढांचे की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए 27 दिसंबर को सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में मॉक ड्रिल करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों को सहयोगात्मक भावना से काम करने की जरूरत है, जैसे पहले भी मिलकर सबने महामारी से मुकाबला किया है। भारत बायोटेक के इंट्रानेजल कोविड टीके को 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए बूस्टर खुराक के तौर पर इस्तेमाल किए जाने को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है और इसे टीकाकरण पंजीकरण मंच कोविन पर भी जारी किया जा सकता है। इस टीके में किसी तरह की सुई का इस्तेमाल नहीं होगा और इसे नाक से दिया जाएगा। ये निजी केंद्रों पर उपलब्ध होगा। चीन और कुछ अन्य देशों में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच इस टीके को मंजूरी मिली है। इस BBV-154 टीके का 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए बूस्टर खुराक के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक ने नवंबर में मंजूरी दे दी थी। उत्तर सिक्किम के जेमा में आज सड़क दुर्घटना में सेना का एक ट्रक खाई में गिर गया। माफ कीजिएगा, ये दुर्घटना कल हुई थी। इस हादसे में 3 जूनियर कमीशन्ड अधिकारी समेत 16 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई। आज उनके पार्थिव शरीरों पर बागडोगरा हवाई अड्डे पर पुष्प चक्र अर्पित किए जाएंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और रक्षा मंत्री ने सैनिकों की मृत्यु पर शोक जताया है। सेना के मुताबिक चत्तेन से सुबह रवाना होकर थांगू की ओर जा रहे 3 वाहनों के काफिले में शामिल एक ट्रक दुर्घटना का शिकार हो गया, जो एक तीव्र मोड़ पर फिसलकर खाई में गिर गया। उसके बाद तत्काल बचाव अभियान शुरू कर दिया गया और 4 घायल जवानों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान की स्थापना वर्ष 1948 में राजकोट में गुरुदेव शास्त्री जी महाराज धर्मजीवन दास जी स्वामी ने की थी। इस संस्थान का काफी विस्तार हुआ है और वर्तमान में इस संस्थान की पूरे विश्व में 40 से अधिक शाखाएं हैं, जो 25,000 से अधिक छात्रों को स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। टॉप न्यूज में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और साथ ही नजर डालेंगे व्यापार और खेल जगत के समाचारों पर। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है टॉप न्यूज में। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले अब एक नजर डाल लेते हैं टॉप 10 खबरों पर। भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज 2021 से 23 बैच के भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज पुणे के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो डेक्कन ग्राउंड में अखिल भारतीय अग्रवाल समाज सम्मेलन में भाग लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष MIT विश्वविद्यालय में लीडरशिप, डेमोक्रेसी, गवर्नेंस एंड पीस बिल्डिंग विषय पर छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद वे राजभवन में बुद्धिजीवियों से रूबरू होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह गुजरात में श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर के दर्शन और मंदिर परिसर में विभिन्न कार्यों का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद वे शेठ GC हाई स्कूल के 95वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दोपहर को वे महुडी जैन मंदिर में दर्शन करेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यापन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्देश दिया है। अदालत ने फैसले को लागू करने के लिए नियमों में आवश्यक बदलाव करने के वास्ते सरकार को 3 महीने का समय दिया है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस 5 दिवसीय सत्र के दौरान 8 विधेयक और 8,533.79 करोड़ रुपए का दूसरा पूरक बजट पारित किया गया। सत्र के दौरान सदस्यों से 326 प्रश्न प्राप्त हुए और 230 को स्वीकृत किया गया। इनमें से 192 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश में अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस मेले का उद्घाटन करेंगे। बिहार पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए सारण जहरीली शराब कांड के सिलसिले में मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सारण के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राज्य पुलिस द्वारा गठित एक विशेष जांच दल ने एक होम्योपैथी कंपाउंडर को पकड़ा, जो जहरीली शराब त्रासदी का कथित तौर पर मास्टरमाइंड था। इस जहरीली शराब कांड में 38 लोगों की जान चली गई थी। पर्यटन स्थल के रूप में कासरगोड को बढ़ावा देने के लिए केरल सरकार बेकल किले की पृष्ठभूमि में पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव का आयोजन कर रही है। आज केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन बेकल बीच पार्क में 10 दिवसीय बेकल अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट उत्सव का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस नागपुर में लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ग्लोबल एलुमनी मीट में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज हरियाणा के फरीदाबाद के रास्ते दिल्ली में प्रवेश कर गई है। टॉप 10 के बाद अब एक नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने इस महीने सुरक्षा परिषद के निर्वाचित गैर स्थायी सदस्य और इसकी उत्पादक अध्यक्षता के रूप में अपने सफल कार्यकाल के लिए भारत की सराहना की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि भारत ने बहुपक्षीय कूटनीति के उच्चतम मानकों का प्रदर्शन किया और संयुक्त राष्ट्र के शक्तिशाली अंग को बहुत उच्च नोट पर छोड़ दिया। भारत ने 2021 से 22 में परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल में दूसरी बार 1 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक अध्यक्षता ग्रहण की। भारत ने इससे पहले अगस्त 2021 में UNSC की अध्यक्षता संभाली थी। सुरक्षा परिषद के गैर सदस्यों के लिए गुरुवार को अवकाश सप्ताह से पहले दिसंबर महीने के लिए अपने काम पर एक रैप अप ब्रीफिंग में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने परिषद के पैक एजेंडे पर प्रकाश डाला। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रिच वर्मा को प्रबंधन और संसाधन राज्य के उप सचिव के रूप में नामित किया है।
भारतीय अमेरिकी वकील राजनयिक रिच वर्मा को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विदेश विभाग में एक शीर्ष राजनयिक पद के लिए नामित किया है। 54 वर्षीय वर्मा, जिन्होंने 16 जनवरी 2015 से 20 जनवरी 2017 तक भारत में पूर्व अमेरिकी राजदूत के रूप में काम किया है। वो वर्तमान में मास्टर कार्ड में मुख्य कानूनी अधिकारी और वैश्विक सार्वजनिक नीति के प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका में $1.7 ट्रिलियन खर्च करने वाले विधेयक को सदन के जरिए मंजूरी दे दी गई। इस फंड को अगले साल सितंबर 2023 तक उपयोग किया जा सकेगा। वहीं रूस के हमलों से पूरी तरह से तबाह हो चुके यूक्रेन को अमेरिका लगातार मदद कर रहा है। इस विधेयक में यूक्रेन को मदद के लिए प्रावधान किया गया है। विधेयक अमेरिकी संसद में 225 से 221 के साथ पारित हुआ। विधेयक अब कानून में हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के पास जाएगा। व्यापक खर्च विधेयक पर अंतिम वोट से पहले सीनेट ने 1 हफ्ते के विस्तार को मंजूरी दे दी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक कुर्दिश सांस्कृतिक केंद्र को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई। क्रिसमस के त्योहार से सिर्फ कुछ घंटे पहले हुई इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक गोलीबारी में घायल हुए 69 वर्षीय संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि संदिग्ध ने कुर्दिश सांस्कृतिक केंद्र को निशाना क्यों बनाया। पेरिस के प्रोसिक्यूशन ऑफिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संदिग्ध की पहचान की पुष्टि की जा रही है। अमेरिका में ठंड का मौसम लोगों के लिए काफी मुश्किल भरा साबित हो रहा है। यहां बर्फबारी के बीच हाल ही में आए तूफान के चलते करीब पूरे देश में भीषण सर्दी के हालात बन गए हैं। उत्तरी क्षेत्र में तो कई जगहों पर पारा माइनस से कई डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। पूरे देश में मौजूदा समय में 20 करोड़ के करीब लोग चेतावनी क्षेत्रों में रह रहे हैं। इतना ही नहीं, बर्फबारी और ठंड की वजह से अमेरिका आने जाने वाली करीब 5000 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब एक नजर आर्थिक जगत की मुख्य खबरों पर। फेसबुक के कॉर्पोरेट पेरेंट ने एक मुकदमे को निपटाने के लिए $725 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है। बता दें कि मुकदमे के जरिए आरोप लगाया गया है कि दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपने लाखों उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी कैम्ब्रिज एनालिटिका को फीड करने की अनुमति दी, जो कि 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के विजयी राष्ट्रपति अभियान का समर्थन करने वाली फर्म थी। फेसबुक और इंस्टाग्राम की होल्डिंग कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स के जरिए किए गए समझौते की शर्तों का खुलासा दायर अदालती दस्तावेजों में किया गया। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियोकॉन आईसीआईसीआई बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने यह कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय ने पहले 3000 करोड़ रुपए से अधिक के कथित ऋण घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। मामले की जांच शुरू होने के बाद चंदा को 2018 में अपने पद से हटना पड़ा था। कोचर दंपति को सीबीआई ने धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया है। वीडियोकॉन के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत ने 2012 में आईसीआईसीआई बैंक से वीडियोकॉन समूह को 3250 करोड़ रुपए का कर्ज मिलने के बाद कथित तौर पर नुपावर में करोड़ों रुपए का निवेश किया। सीबीआई ने 2019 में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद एक बयान में कहा था कि आरोपियों ने आईसीआईसीआई बैंक को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश में निजी कंपनियों को कुछ ऋण मंजूर किए थे। एनडीटीवी के संस्थापकों प्रणय रॉय और राधिका रॉय प्रसारण चैनल में अपने अधिकांश शेयर
एनडीटीवी के संस्थापकों प्रणय रॉय और राधिका रॉय प्रसारण चैनल में अपने अधिकांश शेयर अडानी समूह को बेच देंगे। आपको बता दें कि इस साल अगस्त में अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की सहायक कंपनी AMG मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड ने विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को खरीदा, जिसने 2009 और 2010 में एनडीटीवी के बिजनेस प्रमोटर RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को 403.85 करोड़ रुपए उधार दिए थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शुक्रवार को चालू और अगले वित्त वर्ष में 6.8% और 6.1% की वृद्धि दर का अनुमान जताते हुए कहा कि भारत कठिन बाहरी चुनौतियों का मजबूती से सामना कर रहा है। इस दौरान IMF ने भारत के साथ अपने वार्षिक परामर्श की रिपोर्ट भी रिलीज की। रिपोर्ट के अनुसार बाजार की अनिश्चितताओं और सख्त वित्तीय स्थितियों को देखते हुए भारत की वृद्धि दर मध्यम बनी रह सकती है। भारत पर IMF की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की वास्तविक GDP वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 में 6.8% और 6.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबर की। भारत और बांग्लादेश के बीच मीरपुर में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भी मेहमान टीम का बोलबाला रहा। दूसरे दिन ऋषभ पंत के 93 और श्रेयस अय्यर के 87 रनों की पारी की बदौलत भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 314 रन बनाए। इस तरह भारतीय टीम ने बांग्लादेश पर पहली पारी के आधार पर 87 रनों की बढ़त हासिल की। जवाब में दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में बिना कोई विकेट खोए 7 रन बना लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन यानी कि 24 दिसंबर से जुड़े इतिहास के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 24 दिसंबर साल 1814 को संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बीच गेंट की संधि हुई। यह एक शांति संधि थी जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बीच साल 1812 के युद्ध को समाप्त कर दिया। दोनों पक्षों ने आज ही के दिन बेल्जियम के गेंट शहर में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। बाद में इस संधि को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया और प्रिंस रिजेंट ने इस कानून पर हस्ताक्षर किए। 24 दिसंबर साल 2000 से भारत में पहली बार राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाने की शुरुआत हुई। उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया। भारत सरकार ने उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून बनाया था।